बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी कौमी असम्बली में 180 सीटें, हम ये हुकूमत बनाएंगे, ये कहना था उमर अयूब साहब का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी भी हैं और नामजद हैं वजारत उज़्मा के लिए। जायजा लेते हैं आज के प्रोग्राम में कमिश्नर पिंडी के बयान के बाद की सूरत-ए-हाल और तमाम मामला जो सियासत से जुड़े हुए हैं। मेरे साथ मौजूद है पीजे मीर साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजज़ियाकार। इसके साथ साथ मुझे ज्वाइन किया आमिर राना साहब ने, इस्लामाबाद के बाखबर सहाफ़ी हैं। आप दोनों का शुक्रिया। पीजे मीर साहब, सर आप इसे शुरू करते हैं। कमिश्नर रावलपिंडी का धमाका खेज इंकशाफ, कहा जाता है कि कुछ ज़हनी दबाव का शिकार थे। खबर तो ये भी आई है, राना सनाउल्लाह साहब का एक इंटरव्यू है जिसमें वो कहते हैं कि जी शायद उन्होंने फांसी का फंदा पहन भी लिया था, इस हद तक दबाव का शिकार थे। और दबाव को उन्होंने खुद भी बताया कि सोशल मीडिया और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का दबाव था। अब जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई उमर अयूब साहब की, जिसमें वो कहते हैं कि चीफ जस्टिस साहब उस इंक्वायरी का हिस्सा न बने कि जिस इंक्वायरी के हवाले से वो कहते हैं कि अदलिया को इंक्वायरी करनी चाहिए कि इंतखाबात में धांधली क्या हुई। और उन्होंने कहा कि कमिश्नर साहब ने चूंकि उन पर इल्ज़ाम लगाया लिहाजा वो इसका हिस्सा न बने। अगर इन दोनों सवालात को मिलाकर कोई जवाब बन सके तो वो क्या होगा? देखिए जी, सबसे पहले अगर आपने किसी को इम्प्लिकेट किया है कि जी ये भी मुलव्वस थे बेईमानी के अंदर, और इसका जवाब आपने चीफ जस्टिस साहब के एक यूट्यूबर में उन्होंने दे दिया है। इंक्वायरी अगर आगे होती है तो दो इसके पहलू हैं जो आपने सवाल किया। एक तो चीफ जस्टिस या तो रिज़ाइन कर दें एज चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और इंक्वायरी में बैठें, या ये बिल्कुल उसमें हिस्सा ना लें। ये दो तरीके होते हैं, क्योंकि एक सिटिंग चीफ जस्टिस एक इंक्वायरी के तहत वो नहीं आता अंदर, कहीं भी नहीं आता। सो बेसिकली ये एक ऐसी सिचुएशन है। लेकिन ये जो एलिगेशन है इसको हमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, क्योंकि इस आप कह लो कि जो स्टेटमेंट के साथ कईयों को अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, लेकिन बदनामी पाकिस्तान की हुई है कि हमारे अगर अपने इदारे ही ये कर रहे हैं तो अब आप मुझे बताएं कि आप पे ओवरसीज़ का क्या ट्रस्ट होगा, आपके फॉरेन इन्वेस्टर का क्या ट्रस्ट होगा कि जब आपने कह दिया कि आपके जो ब्यूरोक्रेटिक डिपार्टमेंट्स हैं वो करप्ट हैं। तो अगर आप ये मैसेज देते हैं तो इस मैसेज को आपको प्रॉपर्ली इंक्वायर करना है, थॉरली इंक्वायर करना है। मुझे बताया गया कि उनकी फैमिली भी अभी हाउस अरेस्ट हैं, इनको भी अरेस्ट कर लिया है। बिल्कुल ठीक है। अब अरेस्ट इज नॉट द इशू, यही तो बात होती है। अगर कोई कंप्लेंट करता है तो आप उसको अरेस्ट क्यों करते हैं? उन्होंने तो बताया कि ये हुआ है, आप उसकी इंक्वायरी करें। व्हाई डू यू नीड टू अरेस्ट हिम? देखो ना, हमने अगर कानून के तकाजे पे चलना है तो फिर हर बंदा इनोसेंट है टिल प्रूवन गिल्टी। बिल्कुल। तो अगर इन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है और ये सही है तो इसकी बिल्कुल आप फुल दोनों साइड्स की इंक्वायरी करें। अगर इन्होंने गलत किया है और इनके पास कोई प्रूफ नहीं है तो फिर हमारे पास समुंदर है, इनको ताला मार के बंद करके समुंदर में चाबी फेंक दें, सिंपल एज दैट। लेकिन आप किसी को ये इस तरह नहीं कर सकते कि आप उसको पकड़ के बंद कर दो। और भाई उन्होंने तो आपको बताया कि इर्रेगुलरिटी हुई है। हम कहते हैं बहैसियत एक कौम के हमें बताएं क्यों हुई है, कैसे हुई है, आपके पास प्रूफ क्या है, आपने किस अथॉरिटी पे ये किया है, आपको किसने कहा था ये करो। लेकिन तो ये सवाल इसीलिए पैदा हो रहा है कि वो चीफ जस्टिस साहब को जब मुलविस करते हैं तो क्या इसका मकसद ये तो नहीं है कि इलेक्शन के केसेस से चीफ साहब को अलग करना, इसके अंदर लपेटने की कोशिश की गई हो? तो ये हमें बताएं ना। फिर देखे ना, आपने बड़ा एक अहम सवाल यहाँ कर दिया कि अगर तो ये एंगल है तो देन ही इज द मैन जिसने हमें बताना है। ही इज द मैन इस वक्त राइट नाउ। वो कहते हैं ना, जो बंदा हॉट स्पॉट पे बैठा हुआ है वो यही है, चट्टा साहब। अब इनको जब तक हम इसकी मैं आपको बताऊं फाद, इसकी एक पब्लिक इंक्वायरी होनी चाहिए। पब्लिक ओपन इंक्वायरी इसकी करवाएं, क्लोज डोर पे ना कराएं, क्योंकि ये बहुत सीरियस इल्ज़ाम है, बहुत सीरियस इल्ज़ाम है। और इस इल्ज़ाम को इन्होंने डिफेंड करना है, और डिफेंड कैसे करेंगे? हमें प्रूफ दे दें, खत्म होगी बात। बिल्कुल ठीक है। यही मैं पहले भी कल भी मैंने कहा है, देखो लोग आते नहीं है पाकिस्तान के अंदर पुलिस में, जब जाते हैं एफआईआर नहीं दर्ज करते। क्यों? जो एफआईआर दर्ज करता है वो आप उसी को अंदर कर देते हैं। तो फिर आपको इंसाफ कहां से मिलेगा? आपके ये गलत काम जो करता है फिर उसकी रिपोर्ट कौन करेगा? फिर कोई रिपोर्ट नहीं करता। बिल्कुल ठीक है। मैं पीजे साहब जरा राना साहब को भी शामिल करूं। राना साहब, आप क्या कहते हैं कि जब नून लीग इल्ज़ाम लगाए कि 9 मई पार्ट 2 का प्लान था, और फिर पीजे साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि इल्ज़ाम लगाने वाले के इल्ज़ाम की तहकीक होनी चाहिए, बजाय उसको गिरफ्तार करके आप जेल डाल दें? देखिए, ये इतनी सादा बात नहीं है, उनकी राय का एहतराम है, लेकिन यहाँ पे हर चीज़ के पीछे एक गेम नज़र आ रही होती है। ये जब कर रहे थे गलत काम तो ज़मीर को तो उसी वक्त होना चाहिए था, ये छुट्टी चले जाते, ये कहते मैं काम नहीं करता।
अनाउंस करते, नहीं किया, ओके ज़मीर जाग गया, कोई पाबंदी नहीं है कि कब ज़मीर जागे। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो सबूत साथ रख देते। अब कल को ये इल्ज़ाम नहीं लगेगा कि जी इनसे सबूत ज़ाया करा दिए थे। अगर इनको सिक्योरिटी में नहीं रखे और इनको कोई हाथ कर जाए तो किस पे इल्ज़ाम आएगा? उन पे इल्ज़ाम आएगा जिन पे ये इल्ज़ाम लगा रहे थे। इनको सिक्योरिटी में क्यों ना रखें? पर्चा तो दर्ज नहीं हुआ ना। बात ये है कि उन्होंने कहा कि मैं पुलिस की तहवील में खुद को दे रहा हूँ। ये इसलिए ज़रूरी है कि आपने एक पूरे डिवीजन पे इल्ज़ाम लगाया और जब अगर खुदा न खास्ता उनको कुछ हो जाए तो किस पे इल्ज़ाम आएगा? फ़ौरन उन पे जाएगा कि जी इनको गंदा किया था, इन्होंने कर दिया। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा इस तरह का है कि जो कमिश्नर उठेगा खड़ा होकर और वो इस तरह की गुफ्तगू कर दे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को तो आज से तो नहीं ना निशाना बना रहे, जब वो सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ जज थे और आपको पता है उस वक्त किस ने सब चीज़ें सामने आ चुकी हैं। इमरान खान तो कह रहे हैं कि मुझे जनरल बाजवा ने कहा था, जनरल बाजवा कहते हैं जी फैज़ हमीद कर रहे थे, फैज़ हमीद कहते हैं इमरान खान कर रहे थे, इमरान खान आगे कहेंगे 3 जो एक 2 रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे, एक हाजिर सर्विस चीफ जस्टिस थे जो आज इनको चीफ जस्टिस नहीं देखना चाह रहे थे। उन्होंने एक किया हुआ था कि ये जज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन ही ना सके, इसलिए इनके खिलाफ रेफरेंस किया था सदर साहब के पास। सदर साहब ने भी बगैर कुछ देखे भेज भी दिया था। तो ये इस तरह नहीं है, जब इल्ज़ाम लगे तो वो अपनी वाइफ के साथ बेंच पे नहीं बैठे, बेंच से नीचे आके और फायजी साहब ने बड़ी दिलेरी के साथ, और वो पैदल आते जाते थे। वो इस तरह के जज नहीं है कि जो सिक्योरिटियों के हसार में आते थे उस वक्त जब पूरी स्टेट उनके खिलाफ थी। तो इतना भी आसान काम नहीं है कि एक जो नायब तहसीलदार से, वो कोई बुराई नहीं है नायब तहसीलदार से वो कमिश्नर हो गए, कि उनको हमेशा लुक्रेटिव पोस्टिंग भी मिलती रही और उन्होंने ये काम किया तो वो किसी पार्टी के लिए किया लग रहा है। क्योंकि 2014 के धरने में एक अफजल खान साहब थे जो APP के रिपोर्टर थे और बाद में वो इलेक्शन कमीशन के एडिशनल सेक्रेटरी तक गए और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, धरने में वो फैमिली के साथ शरीक होते थे और फिर उनसे कुछ साबित नहीं हुआ। तो ये इतनी चीज़ें नहीं है कि जी आपका दिल करे आप उठ के लगा दें इल्ज़ाम के मेरा ज़मीर जाग गया। इनका ठीक ठाक तसल्ली होनी चाहिए, उनके ऊपर मुख्तलिफ चीज़ों की और पे एलिगेशन आई हैं। नहीं देखें, जो भी है उनको साबित करने के लिए सबूत मेरे हिसाब किताब में जब वो इतनी तैयारी करके आए थे, फजर की नमाज पढ़ी थी उन्होंने, तो उसके बाद वो सबूत लेके आ जाते। उनके 5 DC जो उनके अंडर थे उन्होंने रात 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इस पिंडी पहुंच के, और सब ने कहा है कि हमने कोई गलत काम नहीं किया। साबित तो इन्होंने करना है ना कि जी मैंने इनसे ये गलत काम कराए। वो जो कह रहे थे कि वो रो रहे थे, वो रोते अफसर सारे ले आए ना, उनकी वीडियो बनाई होगी ना इन्होंने। आखिर इन्होंने गलत काम किया क्योंकि इलेक्शन में ये सामने नहीं थे। वो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे। इनका काम था सिक्योरिटी देना, मामलात को ठीक करना। इन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे इल्ज़ाम लगा दिया। मेरी कल उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा जी एक इनकी जुलाई में कॉल आई थी, वो भी इनकी आई थी। एक 9 फरवरी को इन्होंने खुद कॉल की थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। हनीफ अब्बासी कह चुके हुए हैं कि हमें ये कहते रहे हैं, अकील जो उधर बैरिस्टर अकील जीते हैं वाकई से, उन्होंने कहा कि जी मुझसे कहा कि हम मिल के काम करेंगे। मतलब आप सबके सामने यसमैन भी बने हुए हैं, आप गुड्डी हैं, आप उस्मान बुज़दार के साथ भी आप सब जगह ठीक है। और उस्मान बुज़दार का मैं आज से नहीं कह रहा, जब वहाँ पहला DC लगा था और कमिश्नर लगा था तो पता लगा था सर्किट हाउस का 30 लाख रुपए महीना खर्चा था पहले महीने का, और वो खर्चा कमिश्नर को भरना होता था। ये वहाँ से होके आए थे। वहाँ उनका पूरी तौसा शरीफ की जो तहसील थी उसका खाना पीना सर्किट हाउस में चलता था और वो कोई जेब से तो नहीं देते थे ना, वो इतने बड़े लैंडलॉर्ड थे। आज उनके अलबत्ता से हैं कि वो चंद महीने का खर्चा उसी तरह लोगों को जो सरकार के वो कहते हैं ना माले मुफ्त दिले बेरहम और हलवाई की दुकान पे नाना जी की फातिहा, वो तो हो रही थी उस वक्त। तौसा शरीफ के लोगों की मदद थे सारे कि वो कर रहे थे, लेकिन आज नहीं कर सकते। तो बिल्कुल ठीक है, इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन ये कह देना कि जी चीफ जस्टिस मुस्तफ़ी हो जाए, क्यों हो जाए जी मुस्तफ़ी? आप कल कोई चोर उचक्का उठ के कह दे कि जी आपने तो ये किया वो किया, इस तरह होता है इदारों का? बिल्कुल। ये तो चीफ जस्टिस ने आके बड़ी जरूरत के साथ जवाब भी दे दिया। साबका लोगों पे जितने इल्ज़ाम लगे वो तो यहाँ पे साकिब निसार साहब तहरीक चलाते रहे, इलेक्शन की मुहिम चलाते रहे। बिल्कुल ठीक है। उमर बंदियाल साहब कभी बोले किसी चीज़ पे कि क्या क्या वो करते रहे? ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी को मैनेज कर लें। और रात से छोटी सी बात, रात से पूरी फैमिलीज जो हैं आपने DCs की और ACs की सबकी सोशल मीडिया पर रगड़ दी। वो 14 के धरने में भी यही करते थे खान साहब, 16 के धरने में भी यही करते थे। नेम लेके लोगों को कहते थे हम छोड़ेंगे नहीं। शहबाज गिल साहब पंजाब पुलिस के भी बहुत सारे अफसरान के नाम आना शुरू। मतलब ये काम कोई इस तरह आसान तो नहीं है ना। बिल्कुल ठीक है। मैं राना साहब एक ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद दोबारा आता हूं। एक सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूं कि उमर अयूब साहब कहते हैं कि हम पे ये हमारे हवाले से तज्जिया किया जा रहा था कि हम निशान नहीं मिला, तहरीक नहीं चला सके, इलेक्शन कैंपेन नहीं चला सके, लिहाजा हमें सीटें भी नहीं मिलेंगी। लेकिन जिस तरह हमने सीटें जीती हैं इसी तरीके से हम हुकूमत बनाने में भी कामयाब हो जाएंगे। वो बात कर रहे थे वफाकी हुकूमत की। ब्रेक के बाद इजाज़त लेते हैं।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। पीजे मीर साहब, उमर अयूब साहब का मैं एक दावा आपके सामने रख के गया। वो कहते हैं जिस तरह सब लोग तजिया करते थे कि हमें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन हमें इतनी सीटें मिल गई, हमारी सीटें भी वापस करें, 180 है जिसकी तादाद उनके बकौल, और वो कहते हैं कि जी हुकूमत भी हम बना लेंगे, आप देखिएगा। देखें, आपको एक जो रिस्पॉन्स आया है अवाम का, लोगों का, पाकिस्तानीज़ का, वो बड़ा क्लियर आया है और वो तहरीक इंसाफ को मिल गया। उनको उन्होंने वोट दिया। भले आपने सही कहा कि उनका अगर आप निशान भी ले गए, लेकिन वो मिल गया। मैंने पहले कहा था, कई चैनल्स पे मैंने कहा है कि ये इलेक्शंस फार्सिकल होंगे, ये ठीक नहीं होंगे और ये सब लोग बाहर निकलेंगे। निकले, हर एक ने एहतजाज किया इसके ऊपर। अब वो कहते हैं ना आइसिंग ऑन द केक, वो कमिश्नर ने डाल दिए आइसिंग ऑन द केक और आपको चीफ जस्टिस को भी मुलव्वस कर दिया है। तो जब मैं कहता हूँ ना कि चीफ जस्टिस को रिज़ाइन करना है, पूरी दुनिया के अंदर, दुनिया कोई सीनियर ऑफिशियल कहीं का भी होता है, पर्टिकुलरली जुडिशरी का, वो अपने आप को साइड पे कर देता है और टिल द इंक्वायरी इज़ नॉट कंप्लीट वो काम नहीं करता। ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। अगर हाउस ऑफ लॉर्ड्स में एक लॉर्ड लेट आता है, वो वहाँ कहता है आई वांट टू रिज़ाइन बिकॉज आई एम लेट नॉट टू हैव आंसर्ड योर क्वेश्चंस। वहाँ ये होती है आप कह लो मोरालिटी, डिसेंसी एंड डेमोक्रेसी। तो हम तो खैर उस पर चलते नहीं हैं। हम तो वो एक आदमी ने कंप्लेंट की है तो हम उसी को रगड़ रहे हैं। व्हाई शुड आई रगड़ोफाई हिम? अगर वो है सच्चा तो प्रूव करे, नहीं है सच्चा तो जैसे मैंने पहले कहा, इसको अंदर बंद करके इसको बंद कर दो, खत्म होगी बात। पीछे साहब, हुकूमत कैसे बनेगी? जो एक हुकूमत ये नहीं बनेगी, मैं आपको अभी बता देता हूँ, ये हुकूमत नहीं बनेगी। क्योंकि पहले कह रहे थे ना कि पीपल्स पार्टी हम इसका हिस्सा नहीं होंगे, बिल्कुल उन्होंने कहा, उनको पता है कि आपके इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या हैं। फिर पीएमएल ने कहा ओके हमें सेंटर दे दो, अब वो भी कहते हैं हम नहीं करेंगे जब तक आप नहीं आएंगे साथ में। क्यों? क्योंकि इस वक्त किसी के पास कोई गिदड़ सिंगी नहीं है कि जो आपका इकोनॉमिक यू टर्न लेके आ जाए। ये पाकिस्तान में पूरे बात करते हैं चार्टर ऑफ इकोनॉमी। व्हाट इज चार्टर ऑफ इकोनॉमी? ऐसा तो लफ्ज़ ही कोई नहीं है। आप बात करें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म किसी ने किए नहीं। चार्टर ऑफ इसकी कर दी है इकोनॉमी, ये किसी इकोनॉमिस्ट से पूछे वो आपको बताएगा। ये तो लफ्ज़ ही कोई नहीं है। लफ्ज़ है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के तहत आप आगे बढ़ते हैं और उसके अंदर आप देखते हैं कि आपकी जो एसएमईज हैं, आपकी जो बड़ी इंडस्ट्री है, आप इसको कैसे रिलीफ देके आगे चलाएंगे। चार्टर ऑफ इकोनॉमी में तो यही तय करना है ना कि हमने जो है वो इस्लाहात करनी है, तय करना है ना। असल में चार्टर के अंदर आपस में बैठ के बात करनी है, इसीलिए इसी का चार्टर है। नहीं जी, इसका तो चार्टर होता ही नहीं है। ये तो आपको रिफॉर्म करने हैं। आपके पास चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी आई है ना। क्या हुआ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का, मुझे बता दें। हम नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। मैं तो वहीं था और मैंने दोनों से साइन करवाए, बेनज़ीर से और नवाज शरीफ से, कि आके म्यूजिकल चेयर्स तो नहीं है। नो, दे वोंट बी एनी म्यूजिकल चेयर। वही हो रहा है। आप एक मिनट आप हरीफ होते हैं, दूसरे मिनट आप बिल्कुल साथी। मियां साहब का क्या हुआ? उनकी उम्मीद टूटी है, क्या उनका मुस्तकबिल होगा? सुना सीट भी छोड़ रहे हैं 130। मेरा ख्याल है वो he will not be the prime minister, he will not become the prime minister। क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर में आएगा वो फ्रेंच का एक लफ्ज है गिलोटिन। ये गिलोटिन के नीचे आएंगे क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं कि हमें रिलीफ कैसे दो। पेट्रोल बढ़ रहा है, आपका बिजली बढ़ रही है, आपकी तनख्वाहें हुई हैं, रेट ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ गया है, आप कैसे लोगों को रिलीफ देंगे? इस वक्त तो आप सर्वाइवल मोड पे है, लिविंग मोड पे नहीं है। तो सर्वाइवल मोड से कन्वर्ट करके आपको लिविंग मोड में आना है। लिविंग मोड में आने में आगे भी महंगा हो रहा है। क्या करेंगे आप? मैं जरा राना साहब को भी जो है वो इसके अंदर शामिल करूँ। राना साहब, सूरत हाल ये है कि तहरीक इंसाफ दावा करी हम हुकूमत बनाएंगे। इधर इत्तला ये भी आती है कि नून लीग पीपल्स पार्टी पावर शेयरिंग फार्मूला के ऊपर जो है वो मुत्तफिक हो चुके हैं। वकार सती साहब की खबर है जियो से। फिर पीजे मीर साहब कह रहे हैं हुकूमत बन नहीं सकेगी। नवाज शरीफ साहब का क्या होगा? सुना है वो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे, सिर्फ वोट दे के शहबाज शरीफ साहब को जो है वो निकल जाएंगे यहाँ से। क्या होने क्या वाला है? देखें क्या कर देंगे, किसकी क्या खबर है, इससे कोई गर्ज नहीं है। इशू ये है कि पाकिस्तान की ये जो तीनों बड़ी जमातें, पीपल्स पार्टी, नून और पीटीआई, इन्होंने जो इलेक्शन लड़ा वो इस बात पे लड़ा था
कि हम इस मुल्क को ख़राब करेंगे या ठीक करेंगे। सबका एजेंडा तो ये है ना कि पाकिस्तान को ठीक करना है। अब है उसके ऊपर बहस के कौन किस तरह करता है। अगर उन्होंने ठीक करना होता, अगर हम बहस करते हैं तो 15 साल में पीपल्स पार्टी ने KP में क्या कर लिया, सॉरी सिंध में, और 10 साल में KP में PTI ने कौन सी इस्लाहात करके दिखा दी थी। बात तो ये ना, और पौने 4 साल वो पंजाब में भी हुक्मरान रहे, क्या किया उन्होंने, और पौने 4 साल यहाँ पे रहे वो विफाक में, उन्होंने क्या काम कर दिए कि पाकिस्तान की तबाही के अलावा कौन सा रास्ता चुना। लेकिन बात सिंपल सी है कि लोगों ने वोट किया, तीनों पार्टियों को वोट किया ना, उन्होंने ज़्यादा इंडिपेंडेंटली पूरी पाबंदियों के बावजूद PTI को वोट किया है। तो पहली बात तो यह है कि उनका वो मैंडेट तस्लीम हो चुका है। कोई ये तो नहीं हो रहा कि आपको कह रहे हैं कि जी आपको हलफ भी नहीं लेने देंगे और आपकी पार्टी को बैन कर दिया गया। जब बैन होगी, कोई सबूत साबित कर देंगे आप और सुप्रीम कोर्ट से एंडोर्समेंट करा लेंगे उसकी, तो बैन भी हो जाएगी। लेकिन आज तो नहीं, अभी तो कोई किसी मरहले पर कोई सज़ा नहीं हुई है, सिवाय खान साहब के अपने मुकदमात के। कोई 9 मई के मुकदमे में तो नहीं सज़ा हुई। इसी तरह पीपल्स पार्टी है, अगर वो अगले 5 साल मजीद लेके जा रही है, एक सूबे में 20 साल उनके इक़्तिदार के होंगे, तो फिर ये भी उनकी पॉलिटिकल तेज़ी कहें, उसकी होशियारी कहें कि उन्होंने अंदरूनी सिंध किसी को आने नहीं दिया, या वहाँ ना इमरान खान गए ना नवाज शरीफ गए, और उनकी बिल्कुल मज़े हैं। और गौस बख्श मेयर साहब आखिरी स्टालवर्ड थे GDA के, फहमीदा मिर्ज़ा फैमिली के अलावा पीर पगाड़ा के पास, वो पहले इलेक्शन से जा चुके हुए थे। अब ये जो पीर साहब मुरीदान लेके आए थे, ये सियासत में क्यों नहीं आते, इन्होंने क्यों नहीं कंपेन की, किसी ने मना किया हुआ था। ये जो आप कह रहे हैं खर्चे होते हैं, तो खर्चे कल के परसों के जलसे के मैंने पे किए थे या आपने पे किए थे, फिर कौन लाया था सड़कों पे आपको। ऐसा नहीं होता कि जी अब आप लोगों को हर वक्त यही कहते रहेंगे कि जी मेरे मुरीद हैं और खर्चे खुद करते हैं, तो वो पहले जलसे नहीं करा सकते थे, कैंपेन में क्यों नहीं घर से निकले। ये सब अपने अपने एजेंडे पे आते हैं। किसी का स्टड फार्म का इशू हो जाता है, कभी किसी का कुछ इशू हो जाता है, किसी को वो कहते हैं जी 3 महीने पहले लग गई थी, रकमें मिल गई थी। भाई आप 3 महीने पहले क्यों नहीं बोले, आप बड़े बाखबर थे। आप कहते हैं इस मुल्क को फौज ही संभाल सकती है, तो फिर जो बाकी है कैंपेन किसके खिलाफ कर रहे हैं। ये जो मुहिम हो रही है, जिस चट्टा की बात हो रही थी कमिश्नर की, उसने कहा फौज ने कुछ नहीं किया, तो ये जो है दबाव डाल सकते थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस बैठ के इनके ऊपर कि आप ये धांधलियां कर दो कि हम आपके गर्दन पे अंगूठा रख रहे हैं। ऐसा नहीं होता। जिनके पास ये ताकत है उनको आपने पहले बरी कर दिया, तो फिर आप किस एजेंडे पे थे, सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, या कोई मखसूस आपको फायदे मिलने लगे थे बाद में, या ब्लैकमेल हुए। ये 2-3 चीजें तो है ना कि आपके पूरी फौज के ऊपर उंगली रख रही है PTI कि हमें बाहर किया। हम भी सारे कह रहे थे कि जी 9 मई की वजह से एस्टैब्लिशमेंट और उनकी लड़ाई है आपस में। तो जो बंदा एक धांधली जिसका फायदा किसी को पहुंचा रहा है और किसी को नुकसान पहुंचा रहा है और जिसके नाम पे हो रहा है, उसको तो वो क्लीन चिट दे रहा है। तो ये इतनी आसान काम नहीं है। वो जलील करने के लिए आया सब लोगों को, पूरे सिस्टम को। उसको बात करनी चाहिए थी 8 फरवरी की सुबह के मैं इलेक्शन के प्रोसेस से हट रहा हूँ, वहाँ इलेक्शन रुक जाता। राना साहब हुकूमत साजी का कुछ अगर बता सकें। सब कुछ मेरे ऊपर कंप्रोमाइज है। अब आ जाए हुकूमत साजी की, देखें जी सिंपल सी बात है, मेरी पीपल्स पार्टी नून लीग के दोनों लोगों से बात हुई है, दोनों अपना अपना पावर में शेयर ज़्यादा चाहते हैं। ठीक, पंजाब गवर्नमेंट वो एब्सोल्युटली बना रहे हैं, मेजॉरिटी उनको है, लेकिन उन्हें पीपल्स पार्टी को साथ लेके चलना है, उन्हें काफ लीग को साथ लेके चलना है, क्योंकि उन दोनों के वोट उन्हें मरकज में चाहिए MQM के साथ। क्योंकि अगर आपको कोलिशन फेडरेशन में चाहिए तो फिर आपको उन सबको, बावजूद आपकी सादा अक्सरियत है, चाहे पीपल्स पार्टी सिंध में MQM को अकोमोडेट करे ना करे, लेकिन पीपल्स पार्टी की जो मेरे पास बात आई है वो कह रहे हैं आधी इंतजामिया पंजाब में अजला में हमारी होगी, PCB हमें दे दें, बेरोजगारी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हमें दे दें, 4 गवर्नर दे दें, CM बलोचिस्तान दे दें। अब आप मुझे बताएं कि ये सारी डिमांड्स करके चेयरमैन सेनेट और स्पीकर भी दे दें, तो फिर वो लोग कहेंगे ना, नून के लोगों ने भी ज़राए से ही बात की है ना, कोई सामने आके तो नहीं कही कि जी फिर हमें हुकूमत नहीं लेनी चाहिए, सवाए ख्वाजा साद रफ़ीक के जो मुसलसल एक बयानिया लेके आ रहे हैं कि विफाक में बनानी है तो कौमी हुकूमत बना लो, सबको मिला के बनानी चाहिए, वरना अकेली नून लीग पिस जाएगी। ये उनकी जाती राय है। कौमी हुकूमत बनती हुई कभी पाकिस्तान के अंदर मुमकिन नजर आती है आपको? नहीं, वो तो क्यों नजर आएगी। यहाँ पे सब अपने अपने उसमें बंद हैं कि जी सिर्फ हमें, हमारा ख़ानदान, हमें फ़ायदा मिलना चाहिए, किसी और के लिए कोई काम नहीं कर रहा। वहाँ खान साहब हैं, अगर मैं हूँ तो ठीक है, पार्टी जीत गई है तब भी वो यही कह रही है कि हमने सबसे पहले उन्हें लाना भी चाहिए, लेकिन जीतने के बाद KP में रिफॉर्म्स कर दें, जो 10 साल में तो नहीं कर सके। वो जो खान साहब हेलीकॉप्टर लेके जाते थे ढूंढने नए सियासी मकाम। आपने KP का तज़किरा किया, मेरे पास आखिरी 2 मिनट है, मैं पीजे साहब की तरफ भी आऊँ फिर आपकी तरफ भी आऊँ। KP के अंदर क्या दिखता है आपको? अली अमीन गंडोपुर साहब जब हों और इश्तियाल के अंदर वो दिखाई दें, वो कहेंगे जी मैं ब्यूरोक्रेसी को देखूंगा, शाह के वफादार हैं। पीजे साहब जल्दी से कमेंट कीजिएगा, सिर्फ 1 मिनट है, फिर मैं राना साहब से भी कंक्लूड कराना है। इससे पहले कि वहाँ KP की क्या बनेगा, आई फील कि नून शायद कह दे
कि पीपल्स पार्टी को आप सेंटर संभालें, मिनिस्ट्रीज में हम आ जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर आपका होगा, बिलावल को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, और दैट इज़ हाउ। पंजाब नून के पास है, वो नून के साथ रहेगा, और राना साहब सही कहते हैं, ये सारों का शेयर इसके अंदर होगा, एंड दैट इज़ हाउ दिस कंट्री दिस नेशन विल रन। केपी के अब वहाँ देखते हैं कि वहाँ किसकी कैसे अलायंसेस बनती हैं। एक अनहोली अलायंस जो हम देख नहीं रहे थे, पीटीआई ने एक कदम आगे बढ़ाया है, अच्छी बात है, जेयूआई के साथ बात की है, लेकिन उन्होंने बात की उसी पे धांधली पे, तो धांधली तो अपनी जगह पे है। अब बात करें कि गवर्नमेंट के अंदर क्या होगा, क्या गवर्नमेंट के अंदर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएंगे, क्या आपके प्रिंसिपल्स मैच कर जाएंगे? एक पे तो आप बैठ गए हैं, जो इरेगुलरिटी पे अब कर रहे हैं। अब इरेगुलरिटी हम यहाँ बातें कर रहे हैं, ये तो टिल द टाइम इसको प्रूव नहीं करोगे ये इरेगुलरिटी कैसे है। देखो ना, यहाँ हम प्रीएम्प्ट कर देते हैं, हाँ जी धांधली हुई है, और भाई धांधली की इंक्वायरी होगी तो तब पता चलेगा ना, उससे पहले कैसे हुई है धांधली। आखिरी 30 सेकंड में मैं पीछे साहब जरा राना साहब से भी कंक्लूड करवा लूं, बहुत माजरत वक्त की किल्लत है। राना साहब आप कैसे कंक्लूड करेंगे, जिस तरह पीजे साहब कह रहे हैं कि जी बिलावल साहब को भी हुकूमत दी जा सकती है? नहीं, बिलावल साहब को दी नहीं जा सकती, उनकी तो बड़ी ख्वाहिश थी, लेकिन अब उनको समझ आ गई, तो उनकी ख्वाहिश, उनके वालिद साहब की भी ख्वाहिश है कि उन्हें सदारत का मनसब मिल जाए, तो वो ले लें। वो जो दूसरों पे तनकीद करते थे चौथी दफ़ा की, तो वो दूसरी दफ़ा सदारत अपने वालिद साहब के लिए भी तो मांग रहे हैं ना। अपने लिए वज़ारत उज़्मा उनका ख्वाब ज़रूर है, लेकिन मुझे हकीकत में इसलिए होता हुआ नज़र नहीं आ रहा कि पीपल्स पार्टी तमाम आइनी ओहदे लेना चाहती है, आइनी मनसब के साथ इंतज़ामी है प्राइम मिनिस्टर का, लेकिन जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती, ताकि कल को फिर कह सकें कि देखें ये नून लीग की थी। क्योंकि जिस हुकूमत ने आना है उसे IMF के नए डायलॉग में जाना है, और जब पैकेज लेना है नया तो आपको भारी टैक्सेशन करनी है, जिसके लिए पीपल्स पार्टी तो इस बात पर भी तैयार नहीं है कि प्राइवेटाइजेशन हो सके। तो फिर आप कैसे करेंगे, कोई पैकेज आपको नहीं मिलेगा प्राइवेटाइजेशन। सर थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच राना साहब। देखते हैं इख्तलाफी नोट के साथ इस पार्ट का इख्तिताम करते हैं, मईशत पे बात करेंगे लेकिन ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नई हुकूमत तो बन जाएगी, लेकिन माशी चैलेंजेस, IMF, इन तमाम मामलात का क्या होगा? मेरे साथ मौजूद है मुजम्मिल असलम साहब, तबसरा लेते हैं, तजिया लेते हैं। मुजम्मिल साहब बहुत शुक्रिया आपका। सर सियासी सूरत हाल तो आप देख ही रहे हैं कि हुकूमत साजी के हवाले से कशमकश है। कोई तहरीक इंसाफ दावा करती है हम हुकूमत बनाएंगे, कुछ इत्तेहादी जमातें हैं वो कहती हैं हम हुकूमत बनाएंगे। जो भी हुकूमत बने, अगर मेरिट पे बात करें, हुकूमत अगर जो है वो आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ की बने और अपोजिशन नून लीग की और पीपल्स पार्टी की हो, जिस तरह से तहरीक इंसाफ दावा करिए हम हुकूमत बनाएंगे, या जो है वो नून लीग की बने, तो दोनों सूरतों में माशी चैलेंजेस जो हैं वो किस पार्टी को ज़्यादा होंगे और क्या क्या होंगे? देखिए बात ये कि जो इसका जो टेस्ट केस है वो पिछले 5 साल है, और जो पिछले 5 साल में 3.5 साल जो है PTI की हुकूमत थी और 18 महीने जो है PDM की हुकूमत। अब वो जो 3.5 साल जो PDM की हुकूमत थी उसके आखिरी, या PTI की हुकूमत थी उसके आखिरी 2 साल में PTI ने औसत 6% पाकिस्तान में GDP ग्रो किया। उसके अलावा पाकिस्तान की बरामदात जो है 76 साल की रिकॉर्ड सतह पे ले गए, रेमिटेंसेस रिकॉर्ड सतह पे ले गए, और जो उन 2 सालों में जो चैलेंजेस थे जो 100 साल और पूरी दुनिया में 100 साल में नहीं आया था, कोविड वो, और उसके बाद कमोडिटी सुपर साइकिल 50 साल, जो दुनिया के 50 साल बाद सबसे खतरनाक क्राइसिस आया, उन सूरत हाल को निपटने के साथ ये जो है डिलीवर किया। दूसरी तरफ PDM की हुकूमत आई, उस 6% औसत ग्रोथ को जो है कम करके मनफी पे ले गए, महंगाई 76 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, करेंसी में रिकॉर्ड तोड़ दिया, इसके अलावा बेरोजगारी और गुर्बत के भी 76 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया। आलमी तौर पे फाइनेंशियल तौर पे जो है फाइनेंशियली पाकिस्तान को आइसोलेशन पे ले गए, दुनिया के किसी ममालिक ने मदद नहीं की, IMF ने भी अबेंडन कर दिया था, वो आखिरी में PTI ने रिस्टोर किया जब इमरान खान साहब से IMF वाले मिले जाके जमान पाक में। अब ये 2 सूरत हाल है, अब यही 2 सूरत हाल आगे आप लेके चलें। अगर PDM की कंटिन्यूटी होती है, जो लग भी ये रहा है कि वो कोशिश काफी हो रही है, और उनके साथ जो है ना सिर्फ जिन्होंने इलेक्शन लड़ा है वो नहीं, उसके अलावा और लोग भी हैं, तो वो क्या नई चीज लेकर आएंगे? उन्होंने तो इलेक्शन में ऐलान किया था 300 यूनिट बिजली फ्री बिलावल ने, 200 यूनिट बिजली फ्री मरियम ने, और 300 यूनिट अलीम खान ने। तो फिर हम तवक्का करें कि ये 800 यूनिट हो गए, 800 यूनिट हो गए फिर। हाँ, ये सबको मिला के करेंगे, 300 जो मैक्सिमम फिगर होगी उसको ले लेंगे। ये एक बड़ा सवाल है वैसे। 300 से 800 यूनिट के दरमियान के लेना, या 300 से 800 ना, सब मिला के फिर 500 यूनिट कर लें, ऐसा कर लें। जो बोला है वो पूरा
के चले 500 पे मुकाएं, ठीक है ना। अब पहला बात ये की थी। दूसरी, मरियम नवाज ने कहा था कि वोट डालोगे उतनी गैस सस्ती होगी। अब वो गैस सस्ती की जगह इन्होंने केयर टेकर को कहा कि भाई आप जल्दी जल्दी मीटिंग करके जो है ना गैस की कीमतें बढ़े ताकि वो हम पे बुराई ना आए। 10% गैस की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। अब ये इनको ये नहीं पता कि गैस की कीमत आवाम तो उसी वक्त देखेगी ना जब बिल हाथ में आएगा। तो ये इनके वादे थे। अब ये जो वादे, अच्छा मुजम्मिल भाई, ये इतने खतरनाक वादे हैं कि अगर ये पूरा करने जाते हैं। एक चीज ये बताइएगा कि गैस की कीमतें जो अब बढ़ चुकी, ये आखिरी दफा थी या अब जो नई हुकूमत आएगी उसको फिर चैलेंज होगा कि गैस की कीमतें बढ़ाएं? नहीं, ये तो अभी ऐलान हुआ है ना, अभी 2 दिन पहले हुआ है। अब इस ऐलान को काबीना ने इंडोर्स कर दिया। अब इसका आप इंतजार करें बिजली के अपने गैस के बिल में। हमेशा से एक बात कहता हूँ, जो गैस का बिल और बिजली के बिल में एक बड़ा फर्क है। अगर बिजली की कीमत बढ़ती है ना तो सिर्फ आपका बिजली का बिल आता है, आप उसमें घर में लाइट बंद करके बैठ जाएंगे, पंखा बंद करके बैठ जाएंगे, आप जो है बर्दाश्त कर सकते हैं। गैस एक ऐसी चीज है कि खाना पकाए बगैर नहीं रह सकते आप। आपके घर में चाय बननी है, खाना पकना है। फिर इसके अलावा ये गैस वो चीज है जो हर चीज जो आपके इस्तेमाल में है वो उसमें जो है उसका अमल दखल है। चाहे कपड़ा हो, चाहे लोहा हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे तंदूर हो, चाहे खाद हो, चाहे सीमेंट हो, तो हर अशिया खुर्दो नोश की कीमत में इजाफा होता है जब गैस की कीमत बढ़ती है। बिल्कुल ऐसी है। तो ये गैस की जो महंगाई के असरात होते हैं ना वो बड़े दूर तक जाते हैं। तो ये जो है ये तमाम की तमाम जो नई हुकूमत आएगी उसके गले में ये पहला हार डाल दिया गया है। पेट्रोल की कीमत तो चले उतार चढ़ाव होता रहता है ना आलमी मंडी से, गैस की कीमत में उतार चढ़ाव भी नहीं होता। जो बढ़ गई वो बढ़ गई, अब उसकी दफा अगली दफा फिर बढ़ेगी। तो अब ये इनके वादे सामने, अब ये वादे पूरे करने जाते हैं तो मुल्क दिवालिया होता है। जब ये हुकूमत में थे तो ये आइसोलेशन में ऐसे ही आगे थे आलमी। अब इस इलेक्शन के रिजल्ट्स भी जो है आपके सामने ढके छुपे नहीं है। जिस तरह के रिजल्ट्स के बाद अगर ये हुकूमत बनाने जाते हैं तो इनके पास मॉरल अथॉरिटी कह लें आप, ये जो दुनिया डील करेगी इनसे वो एक ट्रस्टिंग फेज होगा देखने के लिए। अच्छा, वो रियासत पाकिस्तान के नुमाइंदों से तो डील कर रही होगी। मैं आगे इस पे पूरी हम बात करते हैं ना लेकिन मुझे सिर्फ एक ये बात बताएं कि जो नई हुकूमत बनेगी क्या वो निगरान हुकूमत से बेहतर काम कर सकेगी? देखें, इन प्रिंसिपली तो निगरान हुकूमत से बेहतर ही काम करना चाहिए। निगरान हुकूमत के पास तो मैंडेट ही नहीं होता ना। लेकिन मैंडेट के अलावा उनको जवाबदेही भी नहीं होती ना अवाम की उस तरीके से, उनके ऊपर सियासी दबाव भी नहीं होता। वो तो उन्होंने देखे ना भी गैस की कीमतें और चीजें टैक्सेस पर लगा देते थे और काम कर देते थे। जो मैंडेट वाली गवर्नमेंट होती है ना उसके पास बड़ी गुंजाइश होती है और दुनिया भी उसको कंसेशंस देती है। अब ये जो है एक स्प्लिट मैंडेट और जो है उसके लिए मतलब अभी क्वेश्चन है कि ये आया इनका मैंडेट जो जितना अभी दिखा रहे हैं वो भी प्रूवन है कि नहीं है। तो इसके साथ जाना और दुनिया से नेगोशिएट करना, मैंने यही कहा, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। इंटरेस्टिंग क्या क्या चीजें हो सकती हैं? आईएमएफ टफ टाइम देगा, वर्ल्ड बैंक टफ टाइम देगा, सफारतकारी के माज पे टफ टाइम मिलेगा। किन किन जगहों पर आपको लगता है कि देखना पड़ेगा क्या होता है? देखिए, सफारतकारी में जो टफ टाइम होगा, आईएमएफ का सिंपल सा रूल है, प्रिस्क्रिप्शन पकड़ा देते हैं कि भाई ये काम कर लें, आपको प्रोग्राम मिल जाए। ठीक है ना। अब वो प्रोग्राम में जो ये आया, इनके अंदर वो कैपेसिटी होगी वो स्प्लिट मैंडेट के साथ उसको इंप्लीमेंट करना। अब मैंने तो सुना है कि ये 76 साल का सबसे टफ प्रोग्राम है क्योंकि पाकिस्तान का डेट बॉर्डर लाइन सस्टेनेबिलिटी पे आ चुका है। तो इट इज नॉट गोइंग टू बी एन ईजी थिंग। अगर इनके जहन में ये है कि केयर टेकर ने बिजली बढ़ा दी थी, गैस बढ़ा दिया था, रुपया भी एडजस्ट हो गया तो हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा और आईएमएफ मिल जाएगा, तो इनको फिर जो है ना अभी तक माशी मामलात में गिरफ्त नहीं है लोगों की। लेकिन जो इस्लाहात की बात मुजम्मिल साहब हम करते हैं, जो हम इस्लाहात की बात करते हैं, इस तरह के मैंडेट के साथ इस्लाहात तो फिर हम ना ही समझे ना। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। इन्होंने तो इस्लाहात दे दी थी ना, 800 यूनिट बिजली फ्री, गैस सस्ती, तनख्वाह डबल। आपको पता है कल वो एक प्रोग्राम जो है वो करते हैं, वो बता रहे थे पाकिस्तान दिन 33 करोड़ रुपए टैक्स उठा रहा है, यानी कि 30 बिलियन रुपीस जो आप अपना टैक्स जमा कर रहे हैं उसके ऊपर चलाने के लिए 48 अरब रोजाना का कर्ज ले रहे हैं। तो मतलब आप कहां जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, ये तो नजर ही नहीं आ रहा ना कोई रास्ता।
और ये जो इसके बाद इलेक्शंस के बाद जो शोर मचा है, मकानी में तो आलमी शोर की बात कर रहा हूँ, उस आलमी शोर का डैमेज कंट्रोल कैसे होगा? इनके पास क्या रास्ता है? अब अगर इनकी जगह अज्यूम करेंगे, फ्लिप कर दे, पीटीआई की हुकूमत आ जाती है, तो ऑपोजिट हो जाएगा। दुनिया कह रही है मैंडेट मिला, पीटीआई को कह रहे हैं वोटर आए बाहर, पीटीआई का कह रहे हैं दुनिया जीती है, तो मोब है वो ज्यादा। लेकिन मुजम्मिल भाई, जब पीटीआई खुद थी तो भी उसको इसी तरीके के माशी चैलेंजेस का मुकाबला करना पड़ रहा था ना। आईएमएफ की तरफ से भी असद उमर साहब भी नाराज होकर बैठ गए थे कि जी मुझे आईएमएफ नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूँ, आप मतलब उसको पूरा जमा करके देखें ना, कंसोलिडेटेड नंबर देखें। इमरान खान की हुकूमत आती है, आईएमएफ मना करता है, प्रोग्राम नहीं देता, इमरान खान ओवरनाइट जाके जो है चीन, यूएई और सऊदी अरब से $10 अरब ले आता है। आईएमएफ को मतलब एक उसने दिखा दिया कि मैं दुनिया से पैसे इकट्ठे कर सकता हूँ। फिर उसके बाद उसने आईएमएफ प्रोग्राम किया। आईएमएफ प्रोग्राम के बाद दुनिया में ये जो कोरोना आया उसका मुकाबला किया। इमरान खान के 3.5 साल में दुनिया के किसी मुल्क ने रिफ्यूज नहीं किया उसको पैसे देने से। उसको कर्ज भी मिला, उसने बॉन्ड भी किए, उसको आईएमएफ ने भी रकम दी, उसको इवन पेरिस क्लब जो दुनिया का प्रेस्टिजियस क्लब है जो कर्ज देता है, उसने उसको रीशेड्यूलिंग भी करके दी। और फिर सोने पे सुहागा जो रेटिंग एजेंसीज थी, उसने इमरान खान के दौर में सिर्फ अपग्रेड किए, डाउनग्रेड भी नहीं किए। अच्छा मुजम्मिल भाई, आते ही 2 डाउनग्रेड लिया। अच्छा मुजम्मिल भाई, ये बताएं कि अब दोनों अगर हम सूरत हाल का 1 मिनट को जायजा लें कि एक इत्तेहादी हुकूमत बनती है, एक पीटीआई की हुकूमत बनती है, पीटीआई के पास वजारत खजाना के लिए क्या क्या ऐसे ऑप्शन जिसको दुनिया भी तस्लीम करे और मुल्क की सतह पे भी जो है वो हालात को बेहतर कर सके, और इसी तरीके से पीडीएम के पास, पीडीएम कह लें या पीडीएम पार्टी या अलग अलग नून लीग और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट कह लें, जो भी बनती है, क्या क्या ऑप्शंस हैं? अब देखिए, हमारे पास वजारत खजाना के पहले भी 7 से 8 ऑप्शन थे। असद उमर था जो है, फिर वो चले गए, फिर शौकत तरीन साहब आखिरी में थे, हमाद अजहर थे, उमर अयूब थे। उमर अयूब खुद फाइनेंस मिनिस्टर 2 दफा रह चुके हैं, अभी जो हमारे वजीर आजम के कैंडिडेट हैं, ठीक है। तैमूर जगड़ा थे, तो हमारे पास उस वक्त भी थे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, इस वक्त वजीर खजाना से इंपॉर्टेंट चीज ये कि पार्टी के पास इकोनॉमिक प्लान है कि नहीं है। देखिए, वजीर खजाना आए, वो अपना काम शुरू करे। पाकिस्तान के पास अब जो है ना, पहले मिनट से जो है ना रेस की मतलब रेस शुरू हो जाएगी। ये नहीं हो सकता कि 6 महीने तक वजीर खजाना अपने प्लान बना रहे हैं। अच्छी चीज ये है, मैं इसका खुद कोऑर्डिनेटर था, पीटीआई ने माशी प्लान्स काफी हद तक फाइनल किए और पीटीआई के मैनिफेस्टो में उसकी रिफ्लेक्शन भी है। 168 पेज का मैनिफेस्टो था। अब जो भी वजीर खजाना आए, मतलब आपको भी अगर हम वजीर खजाना लगा देंगे तो आपको एक बुनियादी पार्टी पॉलिसी और मुल्क के जो आज के माशी हालात है उसके हिसाब से एक पॉलिसी सेट आपके हाथ में होगा। गाइडलाइन यानी कि आप कहते हैं मौजूद है? जी, गाइडलाइन मौजूद है, पूरी गाइडलाइन आज तक के हालात जो हैं उसको हमने इनकॉर्पोरेट करते हुए कि पहले चंद महीनों में क्या करना होगा, पाकिस्तान को क्या क्या चीजें जो है मतलब अपने कर्ज को जो है रोकना है पहले पढ़। हम ये तो नहीं कह सकते कर्ज उतार सकते हैं, ये भी नहीं कह सकते कि आईएमएफ प्रोग्राम में नहीं जाएंगे, ठीक है ना। तो क्या क्या बैकअप प्लान्स है, इंडस्ट्री के लिए क्या करना है। अब हमने ये आपने देखा होगा कि वाहिद मैनिफेस्टो था जिसने ये नहीं बोला बिजली फ्री देंगे, वाहिद मैनिफेस्टो था जिसने ये नहीं बोला कि हम जो है गैस सस्ती करेंगे। हमने आमदनी पे जोर पे बात की, हमने तालीम की बात की, हमने सेहत की बात की, हमने इक्वालिटी की बात की, हमने लॉ एंड ऑर्डर की बात की, हमने जस्टिस की बात की। अब जो है ना दुनिया चेंज हो चुकी हुई है। ये जो सड़क बना देंगे, मोटरवे बना देंगे, हवाई अड्डा बना देंगे, दुनिया उससे बहुत आगे निकल चुकी हुई है। तो वो जो है हमारी और इनकी अप्रोच में ये फर्क है। और जब ये इत्तेहादी, इन्होंने तो मैनिफेस्टो दोनों ने अलग अलग दिए थे, अब जब ये इत्तेहादी बनेंगे तो पहले तो ये मैनिफेस्टो को जो है ना कंबाइन करेंगे। बिल्कुल ठीक है, उसके बाद अल्लाह खैर ही करे कि क्या प्रोडक्ट निकलेगा। बहुत तो शुक्रिया, मजीद अनसर्टेनिटी होगी। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब। अल्लाह करे कि पाकिस्तान में यकीनी सूरत हाल पैदा हो, गैर यकीनी के बजाय। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।